नमस्कार। मैंने ये वीडियो शुरू में अंग्रेज़ी और तमिल में बनाया था। लोगों को लगा कि उनकी क्षेत्रीय भाषा में ऐसी कठिन विषय को समझना आसान है, इसीलिए अपने सब्सक्राइबर की मदद से इस वीडियो को हिंदी में डब किया। नमस्ते। आज हम क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे। जिन्होंने मेरा वीडियो पहले देखा है वो जानते होंगे शेयर ट्रेडिंग कैसे करना है। ये मैंने बिगिनर्स के लिए सिंपल तरीके से समझाया है और काफ़ी लोगों ने उस पर अच्छा फीडबैक दिया था और कुछ लोगों ने उसमें क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है। शेयर ट्रेडिंग के वीडियोस पे अधिकतर यूके ऑडियंस हैं, तो इंडिया में रहने वालों ने मुझसे कॉमन वीडियो की रिक्वेस्ट की है। क्रिप्टो करेंसी हम कहीं से भी कर सकते हैं, इसीलिए ये काफ़ी कॉमन है। तो जितनी भी जानकारी मुझे है वो मैंने आपको काफ़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको अब तक ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी के बारे में मैंने एक बेसिक वीडियो पहले डाली है। उस वीडियो को अगर आप देखें और फिर इस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जितना हो सके उतनी सरल भाषा में हम आज देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट क्या है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? हमेशा की तरह मैंने एक स्लाइड बनाया है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसका डॉक्यूमेंट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहेंगे। मैंने जून 2020 में 20 पाउंड यानी इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2000 रुपये क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था। अगस्त 2020 में लगभग 60 दिन के बाद इसकी कीमत क्या हुई होगी ये हम देखेंगे। ये इन्वेस्टमेंट मैंने खुद अपने पैसे से किया है। इस क्रिप्टो के डिटेल्स हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो अभी 2 महीने बाद अगस्त 2020 में 20 पाउंड जो मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था उसकी कीमत लगभग 3700 पाउंड हो चुका था। इंडियन करेंसी की बात करें तो मैंने 2000 रुपये जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए थे उसकी कीमत 2 महीने में लगभग 3.5 लाख हो गए थे, यानी कि 18,000% विकास। अगर हम शेयर्स की बात करें या कोई भी और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस तरह का विकास और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लगभग असंभव है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का लाभ भी यही है और हानि भी। जितनी जल्दी विकास होता है उतनी ही जल्दी कीमत गिर भी सकती है, लेकिन ये एक अवसर है। 20 पाउंड यूके में रहने वालों के लिए एक छोटी रकम है, तो इस तरह छोटी रकम हम रिस्क लेके भी इन्वेस्ट करने के लिए खर्च कर सकते हैं। लोग इसे जुए का खेल भी कहते हैं, लेकिन जुआ और इसमें क्या फ़र्क है ये मैंने इस डॉक्यूमेंट में बताया है। जैसे मैंने शेयर ट्रेडिंग में कहा था, हम कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझ के पढ़ के जितना हो सके उतनी जानकारी लेके करेंगे तो आंखें बंद करके कुछ भी करने जैसा नहीं होगा। जितना समय हम इसको समझने में बिताएंगे उतना ही हमें उसमें से अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का लाभ ज़रूर मिलेगा। अभी सबके मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैंड है? क्या बिटकॉइन खरीदना या बेचना इंडिया में गैर कानूनी है? तो इसका जवाब ये है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कभी भी गैर कानूनी नहीं था, लेकिन एक न्यूज़ ऐसे आई थी कि बिटकॉइन का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसका कारण ये है कि अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक घोषणा की थी कि इंडियन बैंक इंस्टीट्यूशंस यानी अपने इंडिया में जो बैंक्स हैं वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी संबंधित सेवा प्रदान नहीं करेंगे। तो इंडिया में अगर क्रिप्टो करेंसी लेनी हो तो हमें अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ नहीं खरीद सकते, अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करके भी नहीं खरीद सकते। तो क्योंकि हम उसे ऐसे खरीद नहीं सकते, इसीलिए ये अफवाह फैल गई थी कि ये गैर कानूनी है। लेकिन उस टाइम भी जिनके पास एनआरआई अकाउंट्स या इंडिया के बाहर अकाउंट्स जिनके पास था वो तब भी ये ट्रेडिंग कर ही रहे थे, कभी भी गैर कानूनी नहीं था। इस साल 2020 में इसके ऊपर एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने, बैंक्स ने आरबीआई के उस घोषणा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि आरबीआई की हुई ये घोषणा असंवैधानिक है।
इंडिया जैसे एक स्वतंत्र देश में ऐसे एक टेक्निकल विकास को रोकना सही बात नहीं है। तो आज हम इंडियन बैंक्स के ज़रिए उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ज़रिए क्रिप्टो खरीद सकते हैं। कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या है? देखा जाए तो ये शेयर्स जैसा ही है, जैसे हम ऑनलाइन शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। अगर आपने मेरा शेयर्स पे वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, उसी तरह आप क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसको खरीदते ही ये तुरंत हमारे अकाउंट में आ जाएगा और बेचने पे वो पैसे भी तुरंत अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। शेयर की तरह ही इस करेंसी की कीमत भी रुपी, पाउंड, डॉलर के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे हम शेयर्स की कीमत को मॉनिटर करते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जैसे शेयर ट्रेडिंग के लिए यूके में मैंने कहा था कि HNL, फ्री ट्रेड जैसे ऐप्स हैं, उसी तरह इंडिया में ज़ेरोदा जैसे ऐप्स हैं। काफ़ी सारे वॉलेट्स और एक्सचेंज क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी उपलब्ध हैं। तो अगर आप पूछें कि बिटकॉइन के जैसे कितने करेंसीज हैं, तो लगभग 8,000 से भी अधिक अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं। हर रोज़ कोई नई करेंसी को लाया जा रहा है। वीडियो के एंड में उसमें से एक सैंपल लेके हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। अभी सवाल ये है कि अगर ये शेयर ट्रेडिंग की तरह ही है तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? क्रिप्टो जो है शेयर ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल यानी अस्थिर है। कभी भी कीमत बढ़ सकती है और कभी भी गिर सकती है। शेयर ट्रेडिंग में कीमत बढ़ती है जब कंपनी अच्छा काम कर रही हो, या अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है कि कंपनी की रेवेन्यू ठीक नहीं है या उनका कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चला, तो कीमत गिर जाती है। कोविड के टाइम में जब कई कंपनी संघर्ष कर रहे थे तो शेयर्स गिर गए, लेकिन बिना किसी कारण के क्रिप्टो की वैल्यू जो है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। शेयर ट्रेडिंग में मैंने कहा था कि हमारे पेनी शेयर्स को अगर हम देखें, न्यूज़ के हिसाब से ही उसकी कीमत पे फ़र्क पड़ता है। चार्ट एंड कैंडल में मुझे कुछ खास विश्वास नहीं है। क्रिप्टो के केस में तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कई लोग चार्ट एंड कैंडल डालते हैं क्रिप्टो के लिए, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है 95% तक कोई चार्ट या कैंडल क्रिप्टो के बारे में सटीक नहीं रहे। चाहे उनके कितने ही फॉलोअर्स क्यों ना हो, उनके चार्ट या कैंडल क्रिप्टो पे लागू नहीं होंगे। जहाँ तक मैंने देखा है, क्रिप्टो करेंसी किसी भी चार्ट और कैंडल को फॉलो नहीं कर रहा। इसमें जितना हमें लाभ होता है, चाहे 200 गुना या 300 गुना, उतना ही रिस्क भी होता है। उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। शेयर ट्रेडिंग एक दिन में 8.5 घंटे ही होता है। सुबह ट्रेडिंग आज शुरू होते हैं और शाम को 4:30 बजे ख़त्म हो जाते हैं, वो भी सोमवार से शुक्रवार तक ही। शनिवार और रविवार हम नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है 24/7 चलता है। कोई भी दिन छुट्टी नहीं है, सैटरडे संडे भी नहीं। किसी भी दिन, कभी भी, रात को 3 बजे भी हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। 24 घंटे इसकी कीमत बढ़ती घटती रहती है, इसीलिए इसको काफ़ी ध्यान से, शेयर ट्रेडिंग से भी ध्यान से देखना पड़ता है। अचानक से जब हम सो रहे होंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, और जैसे ही हम उठे तो वैल्यू घट गई होगी। ये भी हो सकता है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो इस बीच। जहाँ तक शेयर ट्रेडिंग का संबंध है, ये काफ़ी दुर्लभ है कि एक शेयर का मूल्य 5 गुना तक बढ़ जाता है। हुआ है, ऐसा नहीं है कि कभी ना हुआ हो, लेकिन काफ़ी दुर्लभ है। 99% नहीं होता, कहीं 1% हुआ होगा कि शेयर्स की वैल्यू 4-5 गुना एक ही दिन में बढ़ गई हो। लेकिन जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात है, उसकी कीमत एक ही दिन में 10 गुना, 5 से 6 गुना बढ़ा है। कई क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कई बार हुआ है। एक ही दिन में 2-3 गुना बढ़ने वाले क्रिप्टो भी हुए हैं। क्रिप्टो की वैल्यू तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से घटता भी है। शेयर्स के लिए जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं, HNL या ज़ेरोदा, इन सब में सुरक्षा है, एक लीगल प्रोटेक्शन है। आपके शेयर्स को कोई आसानी से चुरा नहीं सकता। अगर हमने कोई शेयर्स लिया है तो वो हमारे नाम पर है, इसका प्रूफ भी हमारे पास होगा। अगर उस एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम भी हुई हो तो भी हम अपने शेयर्स को उसमें से वापस निकाल सकते हैं। मतलब एक हद तक उसमें लीगल प्रोटेक्शन है।
क्रिप्टो में लेकिन ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी सुरक्षित है ये हमने देखा था, लेकिन जो एक्सचेंजेस या वॉलेट हम उसके लिए यूज़ करते हैं उसकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। एक एक्सचेंज में हमने अगर पैसे डाल रखे हैं बैंक की तरह, तो ये भी मुमकिन है कि वो हमारे पैसे लेके भाग जाए। किसी भी प्रकार की कानूनी सुरक्षा क्रिप्टो में नहीं होती। तो अब शेयर्स में वैल्यू कैसे बढ़ती है या घटती है, इस पे मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, लेकिन जहाँ तक क्रिप्टो की बात है उसकी कीमत कैसे बढ़ती है या घटती है, ये मुख्य रूप से दो चीज़ों पे आधारित है। एक है मार्केट कैपिटल और दूसरा अवेलेबल सप्लाई, यानी उस क्रिप्टो की उपलब्धता कितनी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। टेक्निकल से पहले हम एक बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए कि एक गांव है जिसमें 100 लोग हैं, जिनमें से 50 लोग फल खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, बाकी 50 लोग नहीं खरीद रहे। जो लोग फल खरीद रहे हैं वे प्रत्येक में लगभग 20 पाउंड खर्च करते हैं। 20 पाउंड मैक्सिमम अमाउंट है जो वो फलों पर खर्च कर सकते हैं। अगर उनके पास 100 पाउंड भी है तो 20 पाउंड ही वो फल खरीदने पे खर्च कर सकते हैं। इसीलिए अगर 50 लोग 20 पाउंड खर्च कर रहे हैं तो फल खरीदने के लिए उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि 1000 पाउंड होगा। 1000 पाउंड फल बाजार में उपलब्ध कुल धन है। मान लीजिए कि 4 प्रकार के फल हैं, सेब, ऑरेंज, बनाना, अंगूर। हर फल की एक कीमत है। मान लीजिए सेब 10 पाउंड का है और हमारे पास 40 सेब हैं। ये 40 को ही सप्लाई कहा जाता है। अगर 40 सेब हैं तो पूरे 400 पाउंड्स हुए, एक सेब के 10 पाउंड के हिसाब से। उस 400 पाउंड्स को ही मार्केट कैपिटल कहा जाता है। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अब अगर हम इन सब के मार्केट कैपिटल को ऐड करें सारे फलों के, तो 1000 पाउंड होना चाहिए, जो कि उतना ही है जितना ये गांव वाले फलों पे खर्च कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट क्रिप्टो पे भी लागू होता है। दुनिया में जितने भी लोग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जितना पैसा इस पे खर्च कर रहे हैं उतना ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में धन उपलब्ध होगा, और वही उसका मार्केट कैपिटल है। तो देखते हैं इसमें क्या अलग अलग सिनेरियो होंगे। मान लेते हैं कोई एक नया फल ला रहा है जैसे तरबूज, और वो लाके बेचना चाहता है। तो रफली इन्हीं 4 चीज़ों में से कोई एक होगा। पहला, 50 लोगों के अलावा और लोगों को फल खरीदने होंगे। मान लेते हैं और 10 लोग खरीदते हैं तो हमारे पास अधिक पैसा होगा और तरबूज बेचा जा सकता है। दूसरा, उन 50 लोगों को फलों पर 20 पाउंड से अधिक खर्च करना होगा। तीसरा, फलों की कीमत कम हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेब की कीमत 10 पाउंड से कम करके 8 पाउंड कर दी जाती है तो सेब का मार्केट कैपिटल 320 पाउंड्स होगा। इसलिए तरबूज पर खर्च करने के लिए 80 पाउंड हमारे पास उपलब्ध होंगे। चौथा, अगर अचानक अंगूर बेचने वाला कहता है कि वो 500 अंगूर नहीं बेचेगा बल्कि सिर्फ 250 अंगूर बेचेगा, तो पूरे अमाउंट का आधा यानी 50 पाउंड्स उपलब्ध होगा। अगर कोई तरबूज बेचना चाहता है तो जो हमने अभी कहा, इन्हीं कोई 4 तरीके में से कोई एक हो सकता है जिससे हम इसके लिए रिक्वायर्ड फंड ला सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेब की कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अधिक लोगों को फल खरीदने होंगे, या 20 पाउंड खर्च करने वालों को अधिक खर्च करना होगा, या फिर ऑरेंज, बनाना जैसे अन्य फलों की कीमत कम हो जानी चाहिए, या फिर जो लोग सेब बेच रहे हैं उनको ये तय करना होगा कि वो 40 सेब नहीं बेचेंगे, इसके बजाय वो केवल 20 सेब बेचेंगे। फिर वो 20 पाउंड में एक सेब बेच सकते हैं, जिसकी कीमत कुल मिलाकर 400 पाउंड ही होगी। इसलिए अगर वो अवेलेबल सप्लाई को कम करते हैं तो वो उसी मार्केट कैपिटल में कीमत बढ़ा सकते हैं। जब फंड का कोई नया सोर्स नहीं होता तो ये वैल्यू बढ़ाने का एक तरीका है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी के मूल्य की वृद्धि या गिरावट में ये मूल कारण है। केवल यही कारण नहीं है, अन्य कारण भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें कि क्रिप्टो मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, क्या यह इस मूल्य से आगे जाएगा या नहीं, इन्हीं कारणों पर निर्भर करता है। तो हम अभी आगे बढ़ते हुए कुछ और देखेंगे, बाद में वापस मार्केट वैल्यू के बारे में और बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी पहले कैसा था और अब कैसा है, क्या क्या बदलाव आया है। हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे,
तो पहले और अब में क्या अंतर है? जब ये ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल 10-12 साल पहले लागू किया गया था, तो यह केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए किया गया था कि हम केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए एक क्रिप्टो करेंसी चाहते हैं, इसका कोई अन्य मूल्य नहीं होगा। बिटकॉइन विशेष रूप से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया था। आज बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, न केवल सतोशी प्रोटोकॉल जो ब्लॉकचेन लाने वाला प्रोटोकॉल है, इथीरियम जैसे अन्य प्रोटोकॉल भी हैं। टेक्नोलॉजी ने कई तरीके से बिटकॉइन जैसी कई और क्रिप्टो मुद्राएं बनाई हैं। बिटकॉइन के विपरीत जो केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए लाया गया था, क्रिप्टो मुद्रा होने के अलावा यूटिलिटी कॉइन और रिवॉर्ड टोकन के रूप में कई अन्य क्रिप्टो मुद्राएं हैं। तो ये सब क्या है? एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यूटिलिटी कॉइन है जिसका एक उपयोग है XRP एक्स रैपिड प्रोटोकॉल, जो कि रिपल नाम के कंपनी का डिजिटल करेंसी है। इसको टोकन भी कहते हैं। और ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, यानी अगर अमेरिका से किसी को इंडिया में पैसे भेजने हो तो आज स्विफ्ट और कई ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके ज़रिए भेजने पे कभी कभी 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन आज कुछ मिनटों में भेज सकते हैं। तो बस इसी ट्रांजैक्शन को तेज़ी से करने के लिए ये टोकन को लाया गया था। अगर अमेरिका से कोई पैसे भेज रहा है तो वो डॉलर्स XRP में कन्वर्ट होके इंडिया में जाके XRP इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ 10-15 सेकंड या 5 सेकंड में भी ये सारी कन्वर्शन हो जाएगी। स्विफ्ट जैसी टेक्नोलॉजीज जिसमें कुछ घंटे लग जाते हैं, उससे आगे बढ़कर XRP के जरिए इसका उपयोग करके करेंसी कन्वर्शन को जल्दी कर दिया है। तो इसको अभी कई बैंक जैसे SBI ने यूज़ करना शुरू कर दिया है। आज अगर एक XRP टोकन इस डिजिटल करेंसी की कीमत देखें तो लगभग 0.2 पाउंड यानी 19 रुपीज़ है। जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी या घट रही होगी। हर मिनट इसकी कीमत बदलती रहती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने रिवॉर्ड टोकन की बात की थी। रिवॉर्ड टोकन यानी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले हमें देने वाले टोकन को रिवॉर्ड टोकन कहा जाता है। ये यूटिलिटी के लिए नहीं बल्कि एक इनाम के नाम पे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टोर जे करके एक टोकन है। हमारे घर पे अगर कोई कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा या कोई पुराना स्टोरेज डिवाइस है, तो क्योंकि आजकल सभी इंटरनेट पे कनेक्टेड है, अगर कोई है जिसको इसकी ज़रूरत है तो हम किराए पे दे सकते हैं कि लीजिए 200 GB स्टोरेज आप यूज़ कर लीजिए। ऐसे अगर हम किराए पे देना चाहें तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी बनाया है। उसमें हमें किराए के पैसे के बदले स्टोर जे के कॉइन के रूप में किराए दिया जाएगा। अगर 200 GB हम किसी को 10 दिन के लिए किराए पे दें और उसके बदले हमें एक स्टोर जे कॉइन अगर मिले तो उसकी कीमत 0.4 पाउंड कह सकते हैं, यानी लगभग 37 रुपीज़। तो ये हुआ रिवॉर्ड टोकन। हमने किसी को कुछ दिया या कुछ सेवा प्रदान की और उसके बदले हमें ये मिला। क्रिप्टो करेंसी जो है एक कारण से मौजूद है। आज बिटकॉइन की आवश्यकता ही नहीं है। बिटकॉइन के बिना भी लोग रह सकते हैं, लेकिन ये सब अब यूज़ करने के बाद व्यवहारिक रूप से एक कारण के लिए मौजूद है। अब इसको हटाना मुश्किल है। अगर पूछे कि क्या हम इसके बिना जी सकते हैं, तो ऐसे ही इसको नहीं हटा सकते। अगर हटाया तो इसके बदले कुछ लाना होगा। और इसी कॉन्सेप्ट में अब यूटिलिटी और रिवॉर्ड टोकन को भी लाया गया है। लोगों के बीच अब एक और सवाल है कि ठीक है, मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं इसके साथ कुछ खरीद सकता हूँ? इसका जवाब हाँ में होगा, लेकिन सबसे सरल ऑप्शन क्रिप्टो करेंसी को एक एक्सचेंज में पैसे के लिए बेचना है और फिर उस पैसे को खर्च करना आसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पूछें कि क्या मैं सोने के साथ कुछ खरीद सकता हूँ, तो सोने को स्वीकार करने वाले दुकान हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी दुर्लभ है। तो उसके लिए हम सोने को बेच के उस पैसे से कुछ खरीद सकते हैं। इसके अलावा आज की टेक्नोलॉजी में कुछ क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जो हमारे डेबिट कार्ड, वीज़ा या मास्टर कार्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेवोल्यूट करके एक ऑनलाइन वॉलेट है
रेवोल्यूट के बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन रेवोल्यूट ऐप में हम क्रिप्टो खरीद सकते हैं और ख़रीदने पे एक वीज़ा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हमें मिलेगा। अब अगर हम उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज़ करके ख़रीदारी करनी है तो हम जब खर्च करेंगे उस समय क्रिप्टो जो है ऑटोमेटिकली अपने लोकल करेंसी में कन्वर्ट होगा उस टाइम के रेट के हिसाब से। जितने पैसे हमें खर्च करने हो उसके हिसाब से क्रिप्टो बेच के उस पैसे से सुपरमार्केट या दुकान को तुरंत पे कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने खुद किया है। रेवोल्यूट में हम पैसे भी रख सकते हैं और क्रिप्टो भी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सुपरमार्केट में जाके दूध खरीदा अपने कार्ड के साथ। जब उस मशीन में मैंने रखा तो 1 सेकंड में मेरे क्रिप्टो को बेच के उस पैसे से सुपरमार्केट में बिल पे हो गया। लेकिन घर आने के बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। इतनी जल्दी क्रिप्टो बेच के हमें वो पैसे मिल सकते हैं। इसके अलावा मार्केट प्लेसेस हैं जहां सीधा क्रिप्टो देके खरीद सकते हैं या सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कई जगह पर क्रिप्टो को स्वीकार किया जा रहा है। बिटकॉइन का मूल्य उद्देश्य भी इसी से बनाया गया था। जैसे हमने देखा था कि 10,000 बिटकॉइन देके पिज़्ज़ा लिया था। जब हम गेम्स खेलते हैं तो हम बहुत सारी इन गेम परचेसेस करते हैं। उसके लिए गेम के बाहर एक सिक्का या टोकन होगा। तो ऐसा एक टोकन सैमसंग लाया था, ENJ engine कॉइन करके। ये भी गेम खरीदने के लिए हम सीधा पैसे देने के बजाय ऐसे क्रिप्टो करेंसी यूज़ करके खरीद सकते हैं। तो इन सब के अलावा माइनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात की थी। कई लोगों को पता होगा बिटकॉइन माइनिंग के बारे में, और उसके बारे में हमें बिटकॉइन वीडियो में काफ़ी देखा था। क्या हम माइनिंग कर सकते हैं? माइनिंग यानी हम अपने कंप्यूटर को इस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने के लिए अगर हम उधार पे देते हैं तो उसके बदले हमें एक छोटी सी रकम देते हैं। इसको रिवॉर्ड भी कहा जा सकता है। बिटकॉइन की एक छोटी सी राशि दिया जाता है। 10 साल पहले हम अपने खुद के कंप्यूटर का उपयोग कर सकते थे जो हमारे पास घर पर होता है, लेकिन आज जब से बिटकॉइन का मूल्य, डिजिटल करेंसी का मूल्य बढ़ा है, ऐसे बड़े संगठन हैं जो विशेष रूप से सैकड़ों और हज़ारों कंप्यूटरों के साथ औद्योगिक स्तर पर ऐसा कर रहे हैं। हम अपने घर के कंप्यूटर का उपयोग करके उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। ये बहुत कठिन है और यह आर्थिक रूप से स्वाभाविक नहीं है। अगर हम इसके लिए 1,000 रुपये करंट बिल में खर्च कर रहे हैं तो शायद सिर्फ 100 रुपये ही हमें इसमें से कमा सकते हैं। तो इससे हमारा खर्चा ही बढ़ेगा। हम व्यक्तिगत रूप से माइनिंग करके लाभ नहीं कमा सकते। इसके अलावा हमारे घर के कंप्यूटर में माइनिंग के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग पावर नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग करके माइनिंग किया जाता है। GPU कार्ड ही आजकल माइनिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो उनके साथ मुकाबला हम नहीं कर सकते। हमारे घर पे जो कंप्यूटर है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। क्या इसके अलावा फ्री में क्रिप्टो कमाने का कोई ऑप्शन है? सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पे ही नहीं, बल्कि ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसकी वैल्यू हो, जिसको बेचने पे पैसे मिल सकते हैं, क्या वो हम कमा सकते हैं? तो हाँ, हम कमा सकते हैं, लेकिन ये भी हम आपको अच्छे से अलग वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। अब अगर आप पूछें कि क्या हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं, क्योंकि आपने बिटकॉइन की ही तो बात की है, तो इसका जवाब है नहीं। बिटकॉइन खरीदना आज की तारीख में एक बड़ा रिस्क है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर क्रिप्टो करेंसी की बात की और कह रहे हैं कि बिटकॉइन नहीं खरीदा जा सकता, बिटकॉइन एक रिस्क है। हम यहाँ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट की नहीं। जैसे मैंने शेयर ट्रेडिंग में कहा था कि गूगल के शेयर मत खरीदिए, वो पहले से ही 1500 पाउंड यानी 1.5 लाख के आसपास है। उसको अभी खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक ही दिन में अचानक उसकी कीमत 20,000 या 50,000 तक गिर सकती है। उसमें उतना बड़ा रिस्क है। जैसे टेस्ला शेयर, अचानक एक दिन कीमत बढ़ जाती है और कभी घट जाती है, तो उसका मार्जिन ऑफ लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2017 दिसंबर में बिटकॉइन की कीमत 15,000 पाउंड यानी 15 लाख रुपए थे।
2 महीने के अंदर इसकी कीमत 6,000 पाउंड्स यानी 5.5 लाख तक गिर गई। लगभग 70% तक उसकी वैल्यू घट गई। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने एक पूरा बिटकॉइन उस टाइम ख़रीदा हो, पर अगर एक भी बिटकॉइन 2017 में ख़रीदा है तो उनको लगभग 10 लाख तक का लॉस हुआ होगा। मतलब अगर उन्होंने तब उसे अगर बेचा हो तो। लेकिन अब देखिए, उसके बाद 3 साल हो चुके हैं, फिर भी अब तक बिटकॉइन की कीमत जो 2017 में 15 लाख थी वहाँ तक वापस नहीं पहुँची। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक ही हुआ है। जहाँ तक बिटकॉइन की बात है, वो ऑलरेडी उसके पीक कीमत पे पहुँच चुकी है और अब हाई रिस्क स्थिति पर है। अब अगर बिटकॉइन रहा ही नहीं तो भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए बिटकॉइन की बजाय किसी और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा लाभदायक होगा। अब हम मार्केट कैपिटल वॉल्यूम की ओर बढ़ते हैं। पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखा जाए कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो है लगभग 200 से 300 बिलियन पाउंड्स, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। मान लेते हैं लगभग 250 बिलियन है, क्योंकि इसकी कीमत बदलती रहती है हर क्रिप्टो के वैल्यू के हिसाब से। तो उसमें से 58% पर बिटकॉइन का ही कब्जा है, यानी वही आज भी नंबर 1 है। नंबर 2 पे इथीरियम है, जिसका मार्केट कैपिटल लगभग 35 बिलियन पाउंड्स है, जो कि पूरे क्रिप्टो मार्केट का 13% है। कुल मिला के 70% तक बिटकॉइन और इथीरियम की ही वैल्यू है। बाकी 8,000 कॉइन्स कुल मिला के सिर्फ 30% वैल्यू ही यूज़ कर रहे हैं। इस पे वही तरबूज बेचने वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा। अगर बाकी कॉइन्स मार्केट में आना चाहते हैं तो जैसे जैसे बिटकॉइन या इथीरियम की वैल्यू कम होती जाएगी या फिर ज़्यादा पैसे आने लगेंगे, वैसे वैसे बाकी छोटे छोटे कॉइन्स की कीमत बढ़ने लगेगी और ऐसे कॉइन्स से ही हम पैसे कमा सकते हैं। अगर ऐसे कॉइन्स हम पहचान लेते हैं, उसकी यूटिलिटी वैल्यू को भी जान लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसे कमाने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे मैंने कहा था, बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से ज़ीरो भी हो सकती है या फिर अभी की वैल्यू से 10 गुना बढ़ भी सकती है। ये सभी मुमकिन है। लेकिन बिटकॉइन जो है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है, इसके अलावा उसका कोई और उद्देश्य नहीं है। और अगर देखा जाए तो बहुत ही कम जनसंख्या के पास बिटकॉइन है। 1% से भी कम पॉपुलेशन है आज पूरी दुनिया में जो बिटकॉइन रखती है। लगभग 11 to 12 मिलियन बिटकॉइन ही आज दुनिया में कुल मिला के है। बाकी क्रिप्टो करेंसीज जो है, जैसे मैंने कहा था, यूटिलिटी टोकन, रिवॉर्ड टोकन, इन सब का एक उद्देश्य है। तो क्योंकि एक उद्देश्य है, इसीलिए इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है, बिटकॉइन से भी ज़्यादा। हालांकि उनकी कीमत भी बिटकॉइन की तरह बदलती है, फिर भी वो बिटकॉइन की तुलना में सुरक्षित है, क्योंकि उन कॉइन्स का एक पर्पस है, एक उपयोग है, जबकि बिटकॉइन सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी है। तो क्या ये लाभदायक हो सकता है? क्रिप्टो खरीद के कैसे लाभ कमाए? अगर आप मेरा अगस्त का शेयर ट्रेडिंग वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई के शेयर की वर्तमान वैल्यू क्या है और उन सबका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लगभग 80%, 85%, यहाँ तक कि किसी किसी का 100% भी था। ऐसी कंपनी कैसे चुने जो हमें दुगना लाभ दे, ये भी मैंने डिटेल में बताया था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होगा। शेयर में हमने ऐसी कंपनी चूज किया था जिसका एक सॉलिड बिजनेस प्लान हो, अच्छी मैनेजमेंट हो और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि विकास क्षमता वाली कंपनी हो, क्योंकि हमने ऐसी कंपनी को चुना जिसका अभी भी विकास हो रहा है और पहले से ही विकसित नहीं है, इसीलिए हमें उतना लाभ मिला। लगभग वही स्ट्रैटेजी यहाँ भी लागू होगा। बस एक फ़र्क इतना है कि शेयर जितनी गारंटी यहाँ नहीं मिलेगी। जहाँ तक पेनी शेयर की बात है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस कंपनी का विकास ज़रूर होगा। हम कह सकते हैं कि अगर 6-7 महीने हम इसको टाइम दें तो ज़रूर इसकी कीमत दुगनी या तिगुनी होगी। लेकिन क्रिप्टो में अगर हमें पता भी हो कि उसकी कीमत ज़रूर बढ़ेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी अस्थिरता को हमें स्वीकार करना ही होगा। लेकिन कम से कम हम सेम स्ट्रैटेजी का उपयोग कर सकते हैं और कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं।
हम एक ग्राउंड वर्क कर सकते हैं और बिटकॉइन में आंख बंद करके निवेश करने से पहले सब चीज़ों को अच्छे से समझ के हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ हमें समझना होगा? यूटिलिटी वैल्यू, जैसे मैंने कहा था कि इसका उपयोग क्या है, कुल मिला के इसका सप्लाई कितना है। जैसे बिटकॉइन का सप्लाई 11 मिलियन है, एक्सआरपी का 100 बिलियन के आसपास है, यानी बिटकॉइन से हज़ारों गुना अधिक। जैसे हमने सेब और अंगूर की बात की थी, बिटकॉइन अगर सेब जितना है तो एक्सआरपी अंगूर जितना। इतने सारे अंगूर हैं तो उसकी कीमत भी इतनी ही हो सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। तो सप्लाई, मार्केट कैपिटल, ये सब हम देख चुके हैं। इसके अलावा और दो चीज़ देखेंगे। एक ये कि इसके पहले इसका पीक प्राइस कितना था। जैसे बिटकॉइन की कीमत 15,000 पाउंड्स तक हो गई थी, तो वापस क्या उस कीमत पे आएगी, ये हम सोच सकते हैं। और दूसरा ये कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है। जैसे बिटकॉइन को कोई टीम नहीं संभाल रहा। हम पहले देख चुके हैं कि सतोशी नाकामोटो के ज़रिए कैसे बिटकॉइन को लाया गया था, लेकिन दूसरे बिटकॉइंस ऐसे नहीं हैं। जैसे हम जानते हैं कि यूटिलिटी कॉइन एक्सआरपी के पीछे एक टीम है, उसके सीईओ के बारे में भी हमें पता है। भले ही ये डिसेंट्रलाइज्ड है, फिर भी इसके पीछे की टीम किस पे काम कर रही है, ये हम जानते हैं। भविष्य में इसका क्या उपयोग है, नए नए रिवॉर्ड टोकन और यूटिलिटी टोकन के, ये भी हम जानते हैं। आजकल काफ़ी नए कॉन्सेप्ट के बारे में लोग हलचल मचा रहे हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी भी जानकारी हो तो आपको पता होगा इन नए टॉपिक्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेकल कॉन्सेप्ट। हमने बात की थी कि ब्लॉकचेन कैसे डेटा को स्टोर करता है, कैसे उसे सुरक्षित रखता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये किसी और रियल टाइम एक्सटर्नल डेटा के साथ इंटरैक्ट या बातचीत नहीं कर सकता। जैसे अगर अचानक एक्सचेंज रेट बढ़ गया, या कोई देश में अगर युद्ध छिड़ गया, या फिर अब जैसे कोविड आ गया, तो ऐसे रियल टाइम एक्सटर्नल डेटा के साथ सीधा इंटरैक्ट ब्लॉकचेन नहीं कर सकता। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी देश में युद्ध चल रहा है तो उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट बदलेगा। तो इन सब से ब्लॉकचेन अनजान ही रहेगा। इस जानकारी को ब्लॉकचेन तक पहुंचाने के लिए ही ऑरेकल को लाया गया है। एक्सटर्नल डेटा को ब्लॉकचेन के साथ इंटरैक्ट कराने का एक तंत्र है ऑरेकल, जो कि काफ़ी चर्चा में है। ब्लॉकचेन को आज ऐसे एक्सटर्नल डेटा के साथ सहयोग करने की ज़रूरत पड़ रही है आज के मार्केट सिनेरियो के कारण। इस तंत्र को लागू करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं ऑरेकल के, जैसे चेन लिंक प्रोटोकॉल, लिंक उसका कॉइन है, जैप प्रोटोकॉल जिसका कॉइन जैप है, और BAND बैंड प्रोटोकॉल। ये ऑरेकल के टॉप 3 संकल्प हैं। इन प्रोटोकॉल्स को लिंक, जैप, बैंड, इन सब कॉइन के साथ लागू किया गया है। अगर कोई डेटा का उपयोग करना है तो इस प्रोटोकॉल का ही उपयोग करना होगा और वो इस कॉइन के ज़रिए करना होगा। ये कुछ ऐसा ही संकल्प के साथ लाया गया है। इसके अलावा अब डीफाई करके एक नया बड़ा कॉन्सेप्ट आया है। डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस। ये दशक का सबसे नवीन या डिस्रप्टिव फिनटेक कॉन्सेप्ट है। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आज की तारीख में जैसे दो लोग एक फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जैसे हम लोन लेते हैं, कार लोन या पर्सनल लोन, तो हम एक कानूनी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं। या अगर घर रजिस्टर करा रहे हो तब भी एक कानूनी डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं। इसका अलग लीगल फीस लगेगा, एक वकील शामिल होगा और मोस्ट प्रोबेबली एक बैंक शामिल होगा। इन सबको मिला के एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। आज की गति को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक ऑटोमेटिक अग्रीमेंट करना चाहते हैं, ऐसा जो लागू भी हो, तो उसी के लिए ये डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया है। एक एल्गोरिदम यूज़ करके ये ऑटोमेटिक अग्रीमेंट बनाएगा और ये अपने आप ही गिरवी रखने का भी इंतज़ाम करेगा। यदि आप इतने सिक्के खरीदते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे स्टैम्प पेपर हम खरीदते हैं, उसी तरह ये ऑटोमेटिकली स्टैम्प पेपर के बदले एक डिजिटल करेंसी को यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देता है।
इसका एडवांटेज ये है कि आज अगर हम एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो 2-3 दिन लग सकता है। जैसा कि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक जाके करना पड़ सकता है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी प्रसिद्ध होता जा रहा है। इसमें कॉम्पाउंड COMP करके एक कॉइन यूज़ कर रहे हैं, AVLEND लेंड करके कॉइन यूज़ कर रहे हैं। ये सब नए कॉइन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। 2 साल पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने कुल 15 मिलियन का मूल्य सक्षम किया था, यूज़ किया था। आज पूरी दुनिया में हो रहे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कुल मूल्य लगभग 55,000 करोड़ रुपए हैं, यानी इसका विकास लगभग 1000 गुना से भी ज़्यादा है। अगर 2 साल में इतना विकास हुआ है तो आगे 10 साल में दुनिया भर में इसका विकास और उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि हमने देखा, डेटा को भी टोकनाइज कर दिया है ऑरेकल को यूज़ करके। जैसे अगर ब्लॉकचेन को कुछ डेटा यूज़ करना है तो इस प्रोटोकॉल के ज़रिए यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये कॉइन्स देना होगा। आजकल गूगल, फेसबुक जैसे कंपनीज हमारे डेटा को फ्री में यूज़ कर रहे हैं और उससे कमा भी रहे हैं, पर इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब ऑरेकल के ज़रिए आगे जाकर ऐसा होगा कि हमारे डेटा को यूज़ करने के लिए उन्हें हमको पैसे देने पड़े। तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी क्षमता कितनी ज़्यादा है। इसी की वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू भविष्य में काफ़ी बढ़ेगी। ऐसे ही अनुमान के साथ मैंने जैप कॉइन खरीदा था। जब मैंने 20 पाउंड्स के लिए खरीदा था तो इसकी कीमत लगभग 10 पैसे से भी कम थी। 20,000 कॉइन्स मैंने 20 पाउंड्स में लिया था। जून 2020 तक इसकी वैल्यू यही रही। अगस्त 2020 में इसकी कीमत 10 पैसे से 18 रुपए हो गए। तो उससे 20,000 कॉइन की कीमत जो है 3,700 पाउंड्स हो गए, यानी लगभग 3.6 लाख रुपए। 2 महीने में इसका मूल्य ऑलमोस्ट 18,000% बढ़ गया। आज सितंबर 13 को इसकी कीमत घटकर 0.08 पाउंड यानी 8 रुपए हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी कीमत लगभग 1600 पाउंड्स है, जो मैंने सिर्फ 20 पाउंड के लिए लिया था। अगर अगस्त में इसको बेच दिया होता तो इमीडिएटली हम उस पैसे को निकाल सकते थे। इसका लेन देन भी शेयर्स जैसा ही है। हम कितना बेचना चाहते हैं ये हम डिसाइड कर सकते हैं। पूरा बेच सकते हैं या आधा बेच के आधा वैसे ही रख सकते हैं। मैंने जैप को जून में नहीं खरीदा, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए जून की बात की थी। मेरे भाई ने इसके बारे में काफ़ी पढ़ाई की है और उनसे सीख के समझ के मैंने जनवरी में ही खरीद लिया था। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी। सिर्फ 20 पाउंड की बात थी तो मैंने खरीद लिया। इसकी कीमत लगभग 6 महीने तक वैसे का वैसे ही था। जून में ही बढ़ने लगा और अचानक 2 महीने में काफ़ी बढ़ गया। तो ये हम इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इसमें क्षमा की काफ़ी ज़रूरत है। ये जानते हुए कि इसका विकास हो सकता है, हमें उसकी कीमत के बढ़ने का इंतज़ार करना होगा और इसके लिए क्षमा काफ़ी ज़रूरी है। अब बात आती है कि इसको कहाँ खरीदना है, किस एक्सचेंज में खरीदना है। इसका भी एक विस्तार में वीडियो हम डालेंगे, क्योंकि कई एक्सचेंज में फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। अगर हम 10 रुपये का क्रिप्टो खरीदना चाहें तो 8 रुपये तक उस एक्सचेंज का फ़ी हो सकता है, फिर खरीदने का कोई मतलब ही नहीं होगा। कुछ एक्सचेंजेस जो हैं भरोसे लायक नहीं होते, क्योंकि वो कभी भी हमारे पैसे लूट के जा सकते हैं। ये सब डिटेल्स हम आपको अलग वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि कहाँ खरीदना है ये काफ़ी बातों पे निर्भर करता है। ये पूरा सीरीज़ लगभग 7-8 वीडियोस में ही कवर हो पाएगा। सबका विस्तार से एक्सप्लेनेशन देना होगा क्योंकि ये हमारे पैसे का मामला है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि क्रिप्टो कहाँ से खरीद सकते हैं, मैंने कहाँ से लिया है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन एक जानकारी के तौर पे हम देखेंगे फ्री क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी कीमत को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, लाभ और नष्ट को कैसे ट्रैक करें, वॉलेट, एक्सचेंज और लेजर में क्या अंतर है, ये भी हम विस्तार में समझाएंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपको एक वार्निंग यानी चेतावनी देना चाहेंगे। शेयर ट्रेडिंग के बारे में जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है उनको पता होगा
कि कैसे लगातार हम उसमें लाभ कमा रहे हैं। हमने क्या शेयर्स खरीदा है ये भी आपको प्रूफ के साथ दिखाया है, और उन शेयर्स की आज क्या कीमत है ये भी बताया है। वो सारे ही शेयर्स अच्छा कर रहे हैं। इन सब का कारण ये है कि हम इस पे अपना काफ़ी वक्त लगा के इसके बारे में पढ़ के समझ के इसको करते हैं। आंखें बंद करके अगर किसी भी शेयर को जाके हम खरीद लें तो पक्का नष्ट ही होना है, पैसे बेकार हो जाएंगे। शेयर ट्रेडिंग में काफ़ी लोगों ने अपने पैसे डुबाए हैं, लेकिन ये सब करके हम पैसे कमा भी सकते हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं इसको आप अगर समझ के करते हैं तो ज़रूर आप भी कमा सकते हैं। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, शेयर ट्रेडिंग से भी अधिक। उस पैसे का निवेश ना करें जिसकी आपको आवश्यकता हो। जैसे अगर अगले महीने इस पैसे की आपको ज़रूरत है तो उसको शेयर ट्रेडिंग में निवेश नहीं करना चाहिए, और क्रिप्टो में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कई बार कई महीनों तक इंतज़ार करने पर ही हमें उसमें से कुछ पैसे मिलेंगे। मैं फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो सिर्फ मेरी बात ना सुनकर आप अपनी तरफ से भी इसके बारे में पढ़ के समझ के फिर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। शेयर्स में हम एक हद तक कह सकते हैं कि ये कंपनी ज़रूर अच्छा करेगी और हमें ज़रूर पैसे मिलेंगे, लेकिन क्रिप्टो में जैसे बिटकॉइन में हमने देखा कि 3 साल हो गए और अब तक उस पीक वैल्यू पे वापस नहीं आया। XRP भी जैसे 2017 में 3 पाउंड्स तक उसकी वैल्यू थी, लेकिन अब उससे 10 गुना कम है। इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए उस पैसे का इस्तेमाल मत कीजिए जिसकी आपको तुरंत ज़रूरत हो। तो अपने आगे के वीडियो भी हम एक एक करके डालेंगे, कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये विस्तार में डेमो के साथ आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।